लगा सकते हैं जिससे कि आपकी जो सशस्त्र सेना है और बलशाली होगी मनोज जी। जी, झा साहब मेरे साथ मौजूद है। झा साहब, क्योंकि हर देश तमाम तरह के इनोवेशन करता है और आईआईटी मद्रास ने ये इनोवेशन किया है, जिसका जिक्र शरदेंदु जी भी कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पर ज़रूर ध्यान देगा। निश्चित तौर पर जब इस तरह की खोज होती है, इस तरह के प्रयास होते हैं, तो फिर संबंधित मंत्रालय को विशेषतर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए जो रसद या पैसा या बजट है उसको उसको उस तरीके से जारी भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 2014 के बाद बहुत तेज़ी आई है। 2014 के पहले उतनी गति के साथ इस तरह के इनोवेशन या डीआरडीओ उतनी तेज़ी के साथ काम पर नहीं करता था। होते थे लेकिन उतनी तेज़ी के साथ नहीं होते थे। ये जो आईआईटी मद्रास की जो खोज है, इस पर जो काम किया जा रहा है, अगर दूसरे देशों में इस तरह के सिस्टम बन रहे हैं तो वो कितने खर्चीले हैं, उनकी लागत क्या है, या फिर उनका सिस्टम किस तरीके का है, अंतर क्या हो सकता है? जी मनोज जी, मैं शरदेंदु जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। बड़ी अच्छी उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी बता दी है। जी। लेकिन एक चीज़ याद दिला दूँ, ये डिफेंस सिस्टम है, ये आपको रक्षा देती है। दुश्मन के ऊपर में कैसे आप प्रहार करते हैं, वो आपकी जो मारक क्षमता है, वो ऑफेंसिव जो कॉम्बैट आपकी जो है वो देखती है। लेकिन ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है, बस इतना ये स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ सुरक्षा में भी, डिफेंस में भी दो तरह के हम लोग यूजुअली कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एक्टिव डिफेंस सिस्टम और दूसरा है पैसिव डिफेंस सिस्टम। एक्टिव डिफेंस सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा कि इसराइल के ऊपर में ईरान ने इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े थे, लेकिन इसराइल के पास में आयरन डोम है, आयरन क्लैड है, उसके पास में एरो 2, एरो 3 है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को खास करके उसको गिरने से पहले ही उसको तबाह करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा चीज है जिसको कि रोकने की क्षमता आज के दिन में किसी को नहीं है। तो ये सब चीजें आज के दिन में ऑलरेडी हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया था बेरूत में, लेबनान में, तो वो भी इसी तरह के 4 मीटर थिक जो कंक्रीट होता है उसके अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में वो मीटिंग कर रहा था, तब वो मारा गया था। तो मतलब इसराइल के पास में आज के भी दिन एयरक्राफ्ट से छोड़े गए ऐसे बॉम्ब्स और मिसाइल्स हैं जो कि इस तरह का डैमेज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक पैसिव डिफेंस है, आपको एडेड सिक्योरिटी सुरक्षा देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का, तो इस सीसीसी में सिर्फ वो स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें बाहर से आने वाले सारे इंफॉर्मेशन आपको हैं। मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल है, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक हो, चाहे चाहे आपको स्पेस बेस्ड हो, वो आते हैं। और उसके जो सेंसर्स हैं, उसके जो वायर्स हैं, वो उसको आप इस तरह का संरचना नहीं देखते हैं। अगर मान लीजिए अगल बगल में भी कोई ऐसे 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 बॉम्ब या मिसाइल गिरे हैं जिससे कि आपका वो वायरिंग सिस्टम जो है नॉकआउट हो गया है, तो फिर भी आप वहाँ पे सिर्फ सुरक्षित हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप ऑपरेशंस को आप चला नहीं पाएंगे। हालांकि ज़्यादातर जो ऑपरेशनल रूम्स होते हैं, ऑप्स रूम जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे कि ये सीसीसी की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे लेयर ऑफ डिफेंसेस होते हैं, वहाँ पे रिडेंडेंसी रखी जाती है कि अगर आपका मेन सिस्टम नॉक हो गया तो आपके पास में ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी है और उससे भी आप कम्युनिकेशन जारी रखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आज के दिन में हैं। तो अगर आपके तरफ में अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहा है तो उसको आप हवा में बेशक मार गिराइए अपने एयरबॉर्न सिस्टम के थ्रू, अपने एयरबॉर्न मिसाइल्स के थ्रू। जरूरी नहीं कि आप यूएस का ही एरो 2, एरो 3 रखें। हमारे पास भी ऐसे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए ये प्रणाली है। तो ये लगभग हर कंट्री के साथ में होता है। अब जहां तक बात आती है कि ये कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर जो है, इसको कितना सुरक्षित रखें, तो देखिए लगभग आपको हर कमांड में जो कमांड का जो मेन सेंटर है, नर्व सेंटर जिसको बोलते हैं, तो वहां पे तो आपको ये ऐसी चीजें बहुत सुविधा देगी। लेकिन आपको एक नई बनानी पड़ेगी। आपके पास में ऑलरेडी एक कमांड कम्युनिकेशन सेंटर है जहां पे कि आपके सारे अभी वार गेम्स जो होते हैं वहां पे एक्सरसाइज होते हैं, वहां से कम्युनिकेशन जाता है, वहां से आप पूरे थिएटर कमांड को आप कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिन में है। आने वाले दिनों में अगर आपको जैसा ये आईआईटी ने बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हर वो चीज जो आईआईटी में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो डिजाइन होते हैं, उसमें जो एक यूजर का जो इनपुट होना चाहिए
वो ज़रूरी नहीं कि उसमें हो। तो इसीलिए इसको अब मिलिट्री के जो अपने जो वेटरन्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इसको देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा और इसको कितना ऑप्टिमली इसको कितना यूज़ कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन इसका यूटिलिटी ज़रूर है, ये ज़रूर आपको एडेड सुरक्षा प्रदान करती है और अगर आपके नर्व सेंटर अगर सुरक्षित रहें, तो आप थिएटर कमांड में हमेशा आप बेहतर कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये डिफेंसिव आपके मैकेनिज्म है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन आप दुश्मन पे कैसे हावी होते हैं, उसके लिए ऑपरेशनल जो कॉम्बैट इक्विपमेंट है, जो दुश्मनों को मारने वाली हैं, वो कॉम्बैट इक्विपमेंट वहाँ पे हाजिर होंगी, जिसके लिए कि मिसाइल्स हैं, जिसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आते हैं। उसकी चर्चा जो होगी वो कहीं अलग होगी। तो मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ IIT चेन्नई को कि जो उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसकी एफिकेसी आने वाले दिनों में देखनी पड़ेगी और इसकी फीजिबिलिटी कितनी फीजिबल है, कितनी यूज़र फ्रेंडली है आर्मी के लिए, वो भी देखना पड़ेगा। मनोज जी, वो भी देखना पड़ेगा। अब शरदेंदु जी मेरे साथ मौजूद है। शरदेंदु जी, आप सहमत हैं झा साहब से? देखिए, बिल्कुल मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आज के डेट में जो लड़ाइयाँ जिस तरीके का पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है, उसमें मिलिट्री टारगेट और सिविल टारगेट में कोई अंतर नहीं रह गया। आपने देखा होगा किस तरीके से गाजा पट्टी पे तमाम कोलैटरल डैमेज हुआ। आपने देखा होगा किस तरीके से यूक्रेन में तमाम सिविलियन ठिकानों पे हमले हुए और यूक्रेन में भी रशिया के सिविलियन इलाकों पे हमले किए। तो आज की डेट में जो मिलिट्री टारगेट और सिविल टारगेट है, इसका जो डिस्टिंक्शन है वो ब्लड होता जा रहा है। आज की डेट में युद्ध की जो नॉर्म्स हैं, जो यूएन का चार्टर है, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लिहाजा मेरा मानना है कि इसके यूटिलिटी देखिए बड़ा वाइड फ्रंट में है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फ्यूचर में जिस तरीके से आपने अपनी व्यू की संरचना की, अगर उसका आप सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपके सिविलियन टारगेट भी इसमें सुरक्षित होंगे। एक तरीके का स्ट्रक्चर बेस उन्होंने दिया हुआ है। इसको नेचुरली किस माने में किस एक्सटेंट तक लागू करना है, ये हर एक सेक्टर स्पेसिफिक होगा। डेजर्ट सेक्टर में क्या होगा, माउंटेन सेक्टर में कैसे होगा, आपको अगर एम्फीबियस ऑपरेशन के जो टारगेट है उसमें इसका कैसे इस्तेमाल होगा, आपको इसको थिएटर के हर एक थिएटर में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और मिलिट्री टारगेट और सिविल टारगेट का जो डिफरेंस है उसको खत्म करके एक यूनिफाइड तरीके से आपको एरिया की स्टडी करनी पड़ेगी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से हाई वैल्यू टारगेट है, चाहे सिविलियन है या मिलिट्री टारगेट है, उस पर आप इंप्लीमेंट करिए। जी। इसके जो स्ट्रक्चर है, कितना पेनिट्रेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का क्रेटर की आप उम्मीद कर रहे हैं, इन सारी चीजों को आप स्टडी करके आप इंप्लीमेंट करते हैं और अपने डिफेंसेस को और इंप्रूव करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को और इंप्रूव करते हैं, तो जी, डेफिनेटली ये एक माइलस्टोन है, ऐसा मेरा मानना है। और जितनी बिल्कुल भी वाकई एक सुरक्षा देश की माइलस्टोन है, की जाए, लेकिन जितने भी आगे टारगेट आने को वाले सुरक्षित समय में किया इसकी जाए, वो और क्या वेलकम तस्वीरें स्टेप निकल कर आती हैं, उन सब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अपने दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, बने रहिए मेरे साथ।